सानिया गुल प्लाजा का 10वां रोज गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल शुरू। केएमसी अमले ने इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग के लिए खड्डे खोदना शुरू कर दिए। प्लास्टिक की ग्रीन जाली से इमारत बंद की जाएगी। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। आपको अपडेट करें कि सानिया गुल प्लाजा का 10वां रोज है। गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल शुरू हो चुका है। केएमसी अमले ने इमारत के तरफ लोहे की शटरिंग के लिए खड्डे खोदना शुरू कर दिए हैं। बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा 10वें रोज की कार्रवाई से मुताल्लिक। बिल्कुल अक्सा, देखिए आज जो है वो सानिया गुल प्लाजा का 10वां रोज़ है। सुबह से ही जो है वो जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन था, ये जो मलबा उठाने का काम था वो जारी था। अब से कुछ देर कबल जो है वो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और उसके साथ KMC हुक्काम भी थे। उनकी जानिब से अब जो इमारत को सील करने का प्रोसेस है उस पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। KMC का जो अमला है वो इस वक्त इमारत के अतराफ जो है वो गढ़े वगैरह, ये जो कील वगैरह जो है लगाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है और उस सिलसिले में खड्डे वगैरह खोदे जा रहे हैं। इमारत को जो है वो सील किया जाएगा और उसके साथ जो है वो ग्रीन शर्ट जो होगा वो लगा दिया जाएगा ताकि जो दूर से भी आने वाले लोग हैं कोई अंदर दाखिल ना हो सके और जो दीगर लोग हैं या कोई अतराफ से आने वाला लोग है तो अगर कोई मलबा वगैरह भी गिरता है तो किसी को नुकसान जो है वो ना पहुंचे। ये पूरी इमारत को जो है वो गुल प्लाजा की जो मखदूश इमारत है, जो हिस्सा गिर चुका है उसको भी जो है वो अतराफ में बिल्कुल ग्रीन शर्ट जो होता है वो लगाकर सील कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे और जो डोरी होगी सील की वो भी लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद अंदर जो मखदूश का काम है वो SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो काम करती रहेंगी और उन्हीं से जो है वो मुशावरत के बाद ये फैसला होगा कि इसको किस तरीके से मुनहदिम जो है वो करना है। अब तक जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ ने आपसे कुछ देर कबल जो है वो हमसे गुफ्तगू की थी। उसमें उनका कहना था कि तकरीबन जो सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन था वो गुज़िश्ता रात ही मुकम्मल कर लिया गया है। एक पॉइंट जो है वो कुछ बाकी था वो भी आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब तक तकरीबन 73 अफराद की जो है वो लाशें और बाकियात तमाम जो मिलाकर 73 अफराद की लाशें जो है वो मिली हैं, जिसमें हादसे में जो है वो 73 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि जो 79 अफराद थे वो उनकी जो है वो तमाम लिस्ट जो है वो अपडेट करके उसके बाद स्क्रूटनी का अमल भी करके 79 अफराद जो हैं वो बने हैं जो कि मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल हुए थे। उनकी जो है वो 79 तादाद हुई है, जबकि जो 73 अफराद हैं उसमें से जाँ बहक होने वालों में 23 अफराद की जो है वो इस वक्त तक शनाख्त भी हो गई है और कुछ ज़्यादातर अफराद की जो लाशें हैं वो बुरसा के हवाले भी कर दी गई हैं और काफ़ी की जो है वो तदफीन भी हो गई है। उसमें से जो 23 अफराद की शनाख्त हुई है उसमें तकरीबन 17 जो अफराद थे उनकी जो शनाख्त हुई है वो DNA के ज़रिए हुई है। बाकी जो 6 अफराद थे उनकी जो शनाख्त की गई है वो फेशियल रिकग्निशन और कुछ दीगर प्रोसेस थे उसके ज़रिए ये शनाख्त हुई है। अब मज़ीद भी जो है वो शनाख्त का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने जो है वो कुछ देर कबल यहाँ का विज़िट किया और अब जो है वो इमारत को सील करने का प्रोसेस भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट लगाई गई थी वो भी जो है वो हटा दी गई है क्योंकि उनका कहना था कि अब हमारी तरफ से काम मुकम्मल हो चुका है। अलबत्ता 13 जो ऐसी फैमिलीज थी या 13 ऐसे अफराद थे जिनके जो है जब शुरू में उसामा मलिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा का 10वां रोज है। गुल प्लाजा की इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC अमले ने इमारत के तरफ लोहे की शटरिंग के लिए खड्डे खोदना शुरू कर दिए हैं। प्लास्टिक की ग्रीन जाली से इमारत बंद की जाएगी। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई है। अपडेट कर रहे हैं सानिया गुल प्लाजा का 10वां रोज है। बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। राब्ता बहाल हो चुका है। उसामा, बताइएगा। अक्सा बिल्कुल, देखें जो ये तमाम 73 अफराद थे उसमें से मिसिंग पर्सन में तकरीबन तो 13 अफराद थे। उनके अहल खाना ने शुरू में जो है वो उनसे रब्ता भी किया था डिप्टी कमिश्नर साउथ के अमले से कि उनके वर्सा जो है वो लापता हैं। मुख्तलिफ जो थ्रू चैनल्स थे जिसमें कॉल या व्हाट्सएप ग्रुप या दीगर चीज़ों के ज़रिए रब्ता किया गया था और उनकी कुछ डिटेल भी लिखवाई गई थी, लेकिन अब जो उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की गई है तो वो तमाम अफराद जो हैं वो लापता हो गए हैं, उनसे कोई रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा है। तो अब डिप्टी कमिश्नर साउथ का अमला इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो हो सकता है कि वो जो तमाम अफराद थे वो जाली लोग थे और उन्होंने सिर्फ इमदाद के सिलसिले में ये जो अपना इंदराज करवाया था क्योंकि उसके बाद वो नहीं आए। मजीद भी डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना था कि अगर वो 13 अफराद से रब्ता करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया के जरिए भी अपील की है, अगर वो दोबारा भी आ जाते हैं तो एक बार फिर जो है वो चेक कर लिया जाएगा और तमाम अफराद को जो है वो बाकियात उनकी फराहम की जाएंगी। तकरीबन अब 73 अफराद की बाकियात फराहम कर दी गई हैं। इस वक्त इमारत को सील करने का प्रोसीजर जारी है और जो शनाख्त का अमल है वो जो है
है वो शनाख्त का अमल सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है और मुख्तलिफ DNA के प्रोसीजर या जो दीगर भी अहम प्रोसीजर हैं शनाख्त के ज़रिए वो जो है वो अमल किया जा रहा है। तहकीकात भी इसकी जारी हैं और तहकीकात जो है वो चलेंगी। मुकदमा जो है वो थाना नबी बख्श में दर्ज कर लिया गया है। मुख्तलिफ जो उसमें नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको FIR को अभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। अब वो जो है वो तहकीकात होंगी, लेकिन आज जो है वो इमारत को सील करने का प्रोसेस जारी है। उसके बाद जो है वो सिल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ये हवाले इमारत कर दी जाएगी। उसके बाद जो है वो तमाम जो इसका तोड़ फोड़ करनी है या मुनहदिम करना है वो उनकी जिम्मेदारी होगा। अब जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि अब मजीद भी कोई जो है इंसानी बाकियात इस इमारत में नहीं है, उसका इम्कान नहीं। अगर कोई फैमिली सामने आती है तो उसको दोबारा भी चेक कर लिया जाएगा। जी अक्सा। ठीक है, उसामा मलिक बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा की तहकारी मुख्तलिफ तहकीकाती टीम गुल प्लाजा का दौरा कर रही है। गुल प्लाजा की इमारत को आज सील कर दिया जाएगा, ताहम रेस्क्यू अर्बन एंड सर्च ऑपरेशन की टीमें अब भी प्लाजा में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। तहकीकाती टीम अब मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पहुंच चुकी है और तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। DC साउथ के मुताबिक 90% ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है, ताहम एक हिस्सा बाकी है जहां पे ऑपरेशन अभी होना है और जो अर्बन एंड रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहकीकाती कमेटी आई थी लाहौर से, जिसकी जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया था। अभी भी मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस रेंजर्स की नफरी मौजूद है, अर्बन रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ औकात कार में गुल प्लाजा के अंदर जा रहे हैं और उनकी जानिब से सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। हलाकतों की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 73 अफराद अब तक जो है वो हलाक हो चुके हैं, जबकि अभी भी तकरीबन 79 के करीब लोग जो है वो मिसिंग हैं। ये DC साउथ की जानिब से बताया गया है। कार्रवाइयाँ जारी हैं, कोशिश की जा रही है कि जगह को आज जो है वो सील कर दिया जाए और उसके बाद इस जगह को के ऊपर जो है वो बाकायदा तहकीकात की जाए। तहकीकात अभी भी जारी हैं, जबकि जो रेस्क्यू की टीमें हैं और जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। ये वाला जो आप सड़क देख रहे हैं इसको तो आर्जी तौर के ऊपर जो वो सील ही किया गया है, क्योंकि इमारत इंतहाई मखदूश है और कभी भी इमारत जो है वो गिर सकती है। जबकि बताया गया था कि 40% हिस्सा गुल प्लाजा का ऑलरेडी जो है वो मुनद्दम हो चुका है। तकरीबन 60% हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरी इमारत है जिसको जो है वो डिमोलिश किया जाएगा ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद, और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इसको दोबारा बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। अभी तक ये तयन नहीं किया जा सका कि आग लगने की असल वजूहात क्या हैं। दो बातें सामने आती हैं। एक ही आती है कि एक बच्चे ने जो है वो लाइटर या माचिस जलाई जिसकी वजह से ये आग फैली। एक बात ये आती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से पूरा गुल प्लाजा जो है वो जल के खाकसर हुआ और लातादाद इसके अंदर हलाकतें हुई। ताहम कोशिश की जा रही है कि तहकीकात की जाए और असल वजूहात को सामने लाया जाए। डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन हैं, उनकी जानिब से DNA के जो सैंपल्स हैं उसके हवाले से जो है वो शनाख्त का अमल जारी है। अभी तक 16 से 17 अफराद ऐसे हैं जिनकी DNA की मदद से शनाख्त हो चुकी है। मज़ीद जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं, शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। एक ही ख़ानदान के जो 6 लोग इस साने के अंदर जल के शहीद हुए थे, उनमें से 4 की नमाज़ जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा की जा चुकी है। 2 अफराद अभी भी मिसिंग हैं, उनके DNA सैंपल जो है वो मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है वो जो है वो कोशिशें कर रही हैं कि DNA से मज़ीद शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सके। ताहम इस सड़क को भी बंद किया गया है, जबकि DC साउथ की जानिब से बताया गया था कि इस पूरी इमारत के गिर्द जो है वो शटरिंग की जाएगी, इसको सील किया जाएगा और उसके बाद इस सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा ताकि जो शहरी हैं उनकी आमदो रफ्त में खलल पैदा ना हो, ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। तहकीकाती कमेटी काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द तहकीकात मुकम्मल होंगी। सिंध असम्बली का इजलास आज सपहर तलब एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स पर वक्फा सवालात मोटर व्हीकल तरमीमी बिल ऐवान में पेश होगा। करंगी के बच्चों के पार्क में बचत बाजार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस,
साइट एरियाज के ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुज़ा ज़ेर बहसाई की लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट मंसूबा ऐवान में ज़ेर गौर होगा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक। जी हाँ, देखिए, सिंध असम्बली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर शुरू होगा। आज जो इजलास का वक्त है वो दोपहर 3 बजे है। और अगर बात की जाए आज के एजेंडे की तो महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के बारे में वक्फे सवालात है। मुख्तलिफ मेंबरान सवाल करेंगे और मुतल्लिका जो वज़ीर या पार्लियामानी सेक्रेटरी है वो इन सवालात के जवाब देंगे। सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल है। ये बिल पहले पास किया था लेकिन अब उसमें तरमीम की गई है। तो सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल आज ऐवान में पेश किया जाएगा और ये मुमकिन है कि इस बिल को आज ही मंजूर किया जाए। कुछ मेंबरान के तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं जिनमें कुरंगी में बच्चों के पार्क में बताया गया कि फ्राइडे बाज़ार, संडे बाज़ार यानी बचत बाज़ार कायम किया जाता है। इस पर मुतल्लिका वज़ीर से जवाब मांगा गया है। साइट एरिया में ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात हैं। शबीर कुरैशी का ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जबकि कराची में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाया गया है और तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया गया है कि बल्दियाती इदारे गैर मुतहरिक क्यों हैं, इसके बारे में जवाब दिया जाए। जबकि लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये बरसों से चल रहा है, पुराना प्रोजेक्ट है। इसके बारे में भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो आज सिंध असम्बली के एजेंडा में शामिल है। फायर ब्रिगेड के बारे में भी सवाल उठाया गया है और बताया गया है कि फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है वो कामयाब नहीं है, नाकारा है। उस सिस्टम के बारे में भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस अपोजिशन के रुकन ने जो है सिंध असम्बली में आज के एजेंडा में शामिल है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है महकमा सेहत का, उसके बारे में एक पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है जो आज ऐवान में पेश की जाएगी। इसी तरह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की भी एक पुरानी रिपोर्ट है जो आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली में पेश की जानी है। तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो भी आज के इजलास में पेश की जाएगी। 3 बजे इजलास का वक्त है। अब देखना है जब शुरू होता है तो कौन से एजेंडाज़ को मुकम्मल किया जाता है या कुछ नए एजेंडाज़ को भी उठाया जाता है। जी, आज जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। कमेटी अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा ले रही है। जायजे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक शाम 4 बजे मीडिया ब्रीफिंग में पॉलिसी बयान जारी करेंगे। मार्केट सर्वे में 80% की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्कुआत हैं, जबकि 20% की राय में शरह सूद 10.5% पर ही बरकरार रखने की तवक्को है। आपको अपडेट करें कि मार्केट सर्वे में 80% की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की तवक्कुआत है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए मुल्क की मईशत का आज अहम दिन है जो साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में हो रहा है और कमेटी जो है अहम माशी अदद-ओ-शुमार का तफसीली जायजा ले रही है। और जायजे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मीडिया के सामने जो है 4 बजे जो है प्रेस ब्रीफिंग देंगे, जिसमें बताया गया है कि अभी इस वक्त के टॉप लाइन रिसर्च ने जो मार्केट सर्वे किया था, मार्केट सर्वे के मुताबिक 80% की जो मार्केट सर्वे की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट तक की कमी तवक्को कर रहे हैं। और अगर ये स्टेट बैंक की कमेटी ये मंजूर करती है तो शरह सूद 10.5% से कम होकर 9.5% यानी सिंगल डिजिट में आ जाएगा। जबकि 20% जो बाकी रह गए उनकी राय में शरह सूद 10.5% बरकरार रहेगा। जबकि कराची के फेडरेशन और तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जाने से हुकूमत से और स्टेट बैंक से मुतालबा किया गया है कि जब महंगाई की शरह 2 महीनों में कम हुई है तो अब शरह सूद में भी कमी होनी चाहिए और सिंगल डिजिट में आने चाहिए। एसपीसीजे के सीनियर नायब सदर जो है साकिब फैयाज मक्कू ने भी कहा है कि अब गुंजाइश मौजूद है तो अब शरह सूद को 10.5% से 9.5% या 9% लाना चाहिए। और मार्केट सर्वे में भी कहा गया है कि 2 माह से जो देखा गया है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, साथ ही 2 माह में जो तरसीलात ज़्यादा बैनुल मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात दर में इजाफा देखा गया है और जो आपका जो प्रेशर था वो भी कम हुआ है मालियाती सपोर्ट की मद में। और साथ ही देखा जाए जो तमाम अदायगियाँ बर वक्त हुई हैं और ज़र मुबादल के ज़खायर 21 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं जो कि अगले 6 महीने में वो तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर पर पहुँच जाएंगे। तो बैरूनी अदायगियाँ कंट्रोल में नजर आ रही। रुपये की कदर में इस्तेहकाम है। इस वक्त इंटरबैंक में $280
रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है। दीगर जो चीज़ों को देखें जो अहम माशी अददोशुमार है उसमें जो माहिरीन है वो ये देख रहे हैं कि शरह सूद में गुंजाइश मौजूद है, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है 100 बेसिस पॉइंट तक कमी कर दे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एफपीसीसीआई ने महंगाई की शरह में वासे कमी के बाद शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना ज़रूरी करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब यास मगो ने कहा है कि बिजली और गैस महंगी है, जबकि फाइनेंस कॉस्ट बुलंद होने के बाद सनत पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए तो कारोबारी तबके को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे लाया जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि अभी 5.6% है और उसमें प्लस जो है वो पॉजिटिव रियल रेट को ऐड किया जाता है जो कि 2 to 4% होता है। और ये जो पॉजिटिव रियल रेट होता है वो उसी को आप एक किस्म का वो कुशन होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, सपोर्ट करेंसी स्टेबिलिटी, टू इनकरेज सेविंग ओवर कंजम्पशन। क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट पहले ही बहुत ऊपर है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पहले ही बहुत ऊपर है, हमारी जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर गवर्नमेंट बड़ी आसानी से इसको कर सकती है और हर कैलकुलेशन के हिसाब से सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट को लेकर आ सकती है। जामिया कराची की जमीन पर पेट्रोल पंप कायम करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जामिया कराची की प्रॉपर्टी पर पेट्रोल पंप कायम करने का इल्ज़ाम है। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो PSO हैं उनके वकील ने अदालत में दरख्वास्त दी है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का जो पेट्रोल पंप सील करने का फ़ैसला है वो 3 हफ्तों के लिए जो है मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से पेट्रोल पंप सील करने से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसमें PSO ने आसिम इकबाल एडवोकेट के तवस्सुत से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जामिया कराची की ज़मीन पर कब्ज़े के जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। चूँकि 2012 में ये ज़मीन जो है वो ख़रीदी गई है, जबकि जो डिप्टी कमिश्नर ने पेट्रोल पंप सील करने से पहले दरख्वास्त गुजार को सफाई का भी जो है वो कोई मौका नहीं दिया था। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप बहाल करने की हिदायत कर दी है और बात पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, नवाब ऑफ जूनागढ़ की फैमिली के हवाले से मुबैना तौर पर झूठी वीडियोस बनाने और किरदार कुशी करने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले यूट्यूबर 28 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, बताइएगा। जब बिल्कुल यूट्यूब पर नवाब ऑफ जूनागढ़ की फैमिली के हवाले से मुबैना तौर पर झूठी वीडियो बनाने और किरदार कशी करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में साइबर क्राइम ने गिरफ्तार मुलजिम मुदस्सिर खान को पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 28 जनवरी तक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुलजिम के खिलाफ नवाब ऑफ जूनागढ़ की बेटी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने प्रोपेगेंडे पर मबनी वीडियो अपलोड की है और उनके ख़ानदान की जो है किरदार कशी की गई है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इस्लामाबाद की कोर्ट से राहदारी रिमांड हासिल करके इसे कराची लाया गया है। मुलजिम से तफ्तीश अभी नामुकम्मल है, मज़ीद तफ्तीश करना मकसूद है, लिहाजा रिमांड दिया जाए। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा साइबर क्राइम ने दर्ज किया। शरह सूद में कमी की तवक्कुआत पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक है। 100 इंडेक्स 1,91,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश, बताइएगा। जी, शरह सूद में कमी की तवक्कुआत पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक नजर आते हैं। 100 इंडेक्स ने आज भी नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खनानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, टी बिल्स में जाहिर है उसको भी सिंगल डिजिट तो कहा जा रहा है कि बुनियादी शरह सूद भी कम होगी,
स्टॉक मार्केट पे इसको क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जाहिर बात है, जब सिंगल डिजिट होगा आपका पॉलिसी रेट, तो जाहिर बात है जो इन्वेस्टर होगा वो बजाय बैंक में जाने के दूसरी तरफ देखेगा। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने इस वक्त अपने हाई पे भी है और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। मजमूई तौर पे भी देखें ना, मार्केट में मतलब कारोबार जितना हो रहा है, इसके हिसाब से ये महसूस हो रहा है कि मार्केट अब अपने और हाई पे जाएगी इंशाल्लाह। ये एक आध 20-25 दिन में हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ये 2 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा। जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे कि इस वक्त शरह सूद के हवाले से बात की जाए तो उसमें कमी के इम्कान ज़रूर मौजूद हैं, उसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो उसमें बतदरीज कमी हो रही है, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ देखने के स्टॉक मार्केट में भी पाकिस्तान के जो सरमाएकार हैं उनका एतमाद बहाल नज़र आता है। जी। कोरंगी 2.5 नंबर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि बमुश्किल 1 से 2 घंटे बिजली आती है। बिजली ना होने से पानी की फराहमी भी मुतासर हो रही है। मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेकर मसला हल करें। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 1.5 नंबर वाई एरिया में, जहाँ पर इलाका मकीनों को जो है वो बिजली की बंदिश के बाइस, बिजली की लोड शेडिंग के बाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे सर बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में जो बिजली है उसका क्या शेड्यूल है, कब जाती है, कितने बजे तक आ जाती है? मैं आपके चैनल के तवस्सुल से जो है हुक्काम वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर चकरा रोड से लेकर और आँखों के अस्पताल तक लोड शेडिंग का तो ये हाल है कि दोपहर को 11 बजे लाइट आती है और 12:30 बजे चली जाती है। उसके बाद 3:30 बजे आती है तो फिर 5:30 बजे चली जाती है। उसके बाद 8 बजे का टाइम होता है आने का, जो टाइम होता है 8 बजे का आने का, उसके अंदर ये 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये चली जाती है, फिर नहीं आती। फिर ये 11:30 बजे रात को आती है, तो फिर रात में भी बीच में कभी चली जाती है, क्योंकि सर्दियों के दिन है, हम लोग तो सब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ये अपनी मर्जी से खोलते रहते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते रहते हैं। अच्छा भाई, हमारे साथ कुछ और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी जाना था। भाई मुझे बताएं, जब जाहिर सी बात है बिजली की लोड शेडिंग होती है तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है दफ्तर भी जितना होता है, कपड़े असल में मसला मसाइल ये हैं कि हमारे पास जो है ना, फिर हमें यूपीएस भी चाहिए होता है, लेकिन अगर यूपीएस भी चार्ज करना पड़ता है, फिर उसके लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। अब इसके साथ साथ जो है ना, फिर हमें पानी के मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर टाइम ऐसा होता है कि पानी जो है ना वो हमें एक दिन के गैप से मिल रहा होता है और टाइम उसका शेड्यूल होता है। उस दौरान जो है ना लाइट नहीं होती, तो फिर 2 से 3 दिन गैप हो जाता है। बिजली की वजह से जो है ना फिर पानी भी हमें मैसर नहीं होता। अब सर्दियों का जो माहौल है ना, अब इसके अंदर ये होता है कि अगर बंदा सोलर भी लगाए, अब गरीब बंदे के पास तो चलो सोलर भी नहीं है, अगर कोई अफोर्ड करके सोलर भी लगा लेता है, तो सर्दी के अंदर जो है ना अभी माहौल ऐसा है कि सोलर से भी चार्ज नहीं हो पाती हमारी बैटरीज वगैरह। अब हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो है ना, अभी तो इतना ज़्यादा जो है ना हमारे उसका लाइट का काम नहीं होता है सर्दियों के अंदर, तो कम से कम हमें जो है ना इस दौरान जो है वो लाइट का इतना शेड्यूल दे दिया जाए। चले गर्मी का माहौल होता है उसके अंदर तो चलो कंज्यूम ज़्यादा होती है बैटरी, पंखे वगैरह बंदे के इस्तेमाल होते हैं, जो एसी वगैरह चल रहे होते हैं। अब अगर आम दिनों के अंदर सर्दियों के अंदर ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? बिजली का दौरानिया इस कदर तवील है कि हम इंतज़ार ही करते रहते हैं कि अब बिजली आए और अब पानी आए। तो उनका यही कहना है कि बुनियादी ज़रूरियात है उनको वो हमें फराहम की जाएँ, ताकि हम आराम से जो है वो ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जी। शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक हो गई। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने जिला गरबी और वस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। शहर में 28 जनवरी से तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ज़िला गरबी और ज़िला वस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। 28 जनवरी से बाकायदा तौर पर दोनों अजला में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो किया जाएगा, जिसके तहत कच्ची और पक्की तजावुज़ात का खात्मा जो है वो किया जाएगा। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान कहते हैं कि शहर में तजावुज़ात के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब जो है इन 2 अजला से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में शहर के दीगर अजला में भी तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किए जाएंगे। अम्मार खान का कहना है कि तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस अफराद से भी जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी शख्स को शहर में तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी, और जो भी शख्स तजावुज़ात कायम करने में मुलव्विस हुआ, बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट
जो है उसके खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज करवाएगा। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खिलाफ जो है बल्दिया उज़्मा कराची जो है मेयर कराची के अहकामात की रोशनी में कार्रवाइयाँ कर रही है। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, बल्दिया टाउन का 12 नंबर जिस हब रिवर रोड के मुतबादिल और एक अहम तिजारती गुजरगाह के तौर पर देखा जाता है, खस्ता हाली की इंतहा को पहुंच गया है। सड़क की जगह बड़े बड़े गड्ढे और नाकारा निज़ाम इंतजामिया की तवज्जो का तलबगार दिखाई देता है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में, और बल्दिया टाउन की हब रिवर रोड के बाद जो सबसे अहम मुतबादिल शारा है वो है फुटबॉल ग्राउंड के नाम से दो रबिया ये शारा, जो कि 12 साल से मुसलसल नजरअंदाज है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। इस शारा की तबाही की बुनियादी वजह जो है, मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको दिखाएंगे, सेवरेज का नाकारा निज़ाम है। अव्वल तो यहाँ पर बेशतर इलाकों में सेवरेज का निज़ाम मौजूद ही नहीं है, और जहाँ थोड़ा बहुत निज़ाम है वो इंतहाई खस्ता हाली से दो चार है। निकासी आपका प्रॉपर निज़ाम ना होने के नतीजे में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेवरेज का नाकारा निज़ाम जो है वो निगल रहा है। रही सही कसर जो है पानी की लाइनों की लीकेज के नतीजे में सामने आती है, चूँकि इसी रोड पर हाइड्रेंट भी है, वाटर टैंकर भी गुजरते हैं, उनसे भी पानी गिरता है। बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म का अब तक कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कितने मसरूफ है ये शारा और कितने सेक्टर्स को टच करती है, कितने लोग इसको यूज करते हैं? देखें जी, ये हब रिवर रोड के बाद ये बड़ी शाहरा है यहाँ पर, और दो तरफा है। अब यहाँ पर 8 नंबर से लेकर 9 नंबर के मुख्तलिफ ब्लॉक हैं। आप किसी में भी चले जाएंगे कोई सीवरेज का निज़ाम मिलेगा नहीं आपको, टूटा फूटा ही है। और रोड तो कभी बने नहीं, मैं याद करूँ तो 12-15 साल हो गए यहाँ पर कोई रोड का निज़ाम है ही नहीं। और यहाँ दिन को दर्जनों के हिसाब से रिक्शे कल्टी होते हैं। कोई 5 से 6 किलोमीटर यहाँ पे ये सड़क की जो है लंबाई बताई जाती है। इसमें ये बताइएगा कि इसमें कितने सेक्टर टच करते हैं इसको? सेक्टर देखें जी, ये तकरीबन इसी रोड को तकरीबन कुछ नहीं तो दर्जन से ज्यादा सेक्टर हैं जो मुख्तलिफ ब्लॉक हैं। ये हम 8 नंबर पे खड़े हैं, एक तरफ 8। बड़े साहब, दर्जन से ज्यादा सेक्टर्स हैं, मसरूफ रोड होगा। क्या होता है इस शाराओं पर जब गाड़ियां चलती हैं तो? अक्सर तो ये देखा गया है कि बाइक वाले बेचारे लेडीज के साथ जा रहे होते हैं, उनके वो बाइक स्लिप हो जाती है और गिर जाती है, रिक्शे गलती हो रहे हैं। और अक्सर रात में क्योंकि यहाँ लाइट का इंतजाम नहीं है तो उस ज्यादा हादसात होते हैं। तो बिल्कुल हादसात की शरह बढ़ रही है, लोगों का सफर तकलीफ देह है, मरीज को यहाँ से ले जाना मुश्किल है। और सबसे अहम बात यह कि गर्द गुबार का तूफान जो है वो यहाँ पे शहरियों की सेहत को मजीद नुकसान पहुँचा रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि मेगा प्रोजेक्ट यहाँ के लिए दिया जाए, निकासी आपका प्रॉपर निज़ाम दिया जाए और इन सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि शहरियों को सफरी सहूलत मिल सके। जी, खबर आपको देखें, सिंध के स्कूलों में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की हिदायत। 5 फरवरी 2026 को खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी। मुबाहिसे, तकरीरें, मुकाबले और मज़मून नवीसी के प्रोग्राम शामिल। स्कूलों को सरगर्मियों की तफसीलात डायरेक्टोरेट को भेजनी होंगी। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे 5 फरवरी का जो है वो डिक्टेशन सामने आया है और जो इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिंध स्कूल में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की हिदायत दी गई है। 5 फरवरी 2026 को खुसूसी जो है वो तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मुबाहिसे, तकरीरी मुकाबले और मज़मून नवीसी के प्रोग्राम जो है वो उसमें शामिल है। स्कूलों को अपनी सरगर्मियों की तफसीलात जो है वो डायरेक्टोरेट को भेजनी होंगी। जी, राबेल सदीद अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। रूसी स्कॉलरशिप्स पर हाथ साफ करने की साजिश बेनकाब। जाली दस्तावेजात के साथ उम्मीदवार रंगे हाथों पकड़े गए। रूसी साइंसी सकाफती मरकज पाकिस्तान ने जाली दस्तावेजात जमा कराने वाले उम्मीदवारों के नाम शाया कर दिए। अशरफ इमरान, शफीक अरहम और अरशद मोहम्मद फैजान जाली दस्तावेजात के साथ पकड़े गए। रूसी साइंस मरकज के मुताबिक उम्मीदवारों ने किसी और की तालीमी असनाद इस्तेमाल की। फ्रॉडिया जालसाजी पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी। जानते हैं जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइए। बिल्कुल जी, देखें रूस रवा साल 150 तलबा को मुफ्त स्कॉलरशिप फराहम करेगा। आला तालीम के हुसूल के लिए ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है, जबकि रूसी जामियात में दाखिले के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाने का एक और केस मंजर आम पर आ चुका है। रूसी साइंसी व सकाफती मरकज पाकिस्तान ने जाली दस्तावेजात जमा कराने वाले उम्मीदवारों के नाम शाये कर दिए हैं।
उम्मीदवार अशरफ इमरान, शफीक रहमान और अरशद मोहम्मद फैयाज ने किसी और की तालीमी दस्तावेजात का इस्तेमाल किया, जबकि उम्मीदवारों ने जारी दस्तावेजात को अपनी दरखास्तों के साथ मुंसलिक किया। तीनों उम्मीदवारों का ताल्लुक गुजरावाला से है, जबकि दरखास्त में गलत दस्तावेजात इस्तेमाल आपकी तालीम के दौरान आपकी स्कॉलरशिप को जो है मंसूख कर दिया जाएगा। रूसी साइंसी सकाफती मरकज की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया कि अगर किसी भी किस्म का कोई भी जारी दस्तावेजात क्लासेस या तालीम के दौरान भी अगर सामने आए तो उसकी फुल फॉल्ट जो है वो दाखिला जो है मंसूख किया जाएगा। जबकि फ्रॉड या दस्तावेज जालसाजी का पता चला तो खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। अलामी में ये भी कहा गया कि उन अफराद की जानिब से की जाने वाली धोखाधड़ी की सरगर्मियों की तरफ तवज्जो मकबूल कराना चाहते हैं। रूसी साइंसी व सकाफती मरकज ने 3 उम्मीदवारों के नाम जो है वो शाये कर दिए हैं, जिन्होंने जाली दस्तावेजात के तौर पर रूसी जामियात में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहिए। जी ठीक है, सुबह राशिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ऑल औरंगी इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मरहला नया नाज़िमाबाद में शुरू हो गया है। तालिब इल्मों और शायकीन क्रिकेट ने इवेंट को खुशाइन करार दे दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी, मैं सर नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल औरंगी इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं और क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ टीमों के नुमाइंदे मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह देख रहे हो टूर्नामेंट, कितना खुशाइंद है, कितना एक अच्छा मौका? जी, जिस तरह मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ सर साकिब का, खासकर रोज़ा ग्रामर स्कूल का, जिन्होंने मिलकर ये इवेंट करवाया और ये इनका तीसरा एडिशन है, इसमें हमें ये मौका मिला और मैं दोबारा शुक्र अदा करता हूँ सर साकिब का। क्या कहेंगे, सारे स्कूलों के बच्चे खेल रहे हैं, एक मौका मिल रहा है अच्छे ग्राउंड में खेलने का और एक्टिविटी भी हो रही है। माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं सर साकिब का बेहद शुक्रगुजार हूँ उनकी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ठंडे ठार मौसम में, माशाल्लाह बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत समा है और सब बच्चे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कितनी ज़रूरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूलों में, क्योंकि तालीम तो होती रहती है, हेल्दी एक्टिविटी कितना ज़रूरी? बहुत एनवायरनमेंट अच्छा होता है, मतलब इस चीज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटी है और लोगों को स्कूल्स को अपनी स्किल्स पॉलिश करने का मौका मिल रहा है, तो ये कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत नीडेड है हमारे कंट्री। क्या कहेंगे आप, कितने इवेंट्स होने चाहिए? स्कूल इवेंट कम कराते हैं, तालीम का बोझ भी ज़्यादा होता है बच्चों को। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि इवेंट जो है साल में 2 दफ़ा तो होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये होने चाहिए साल में। ठीक है, कौन सी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्या पोजीशन है आप लोग की? एजुकेशनल ग्रामर स्कूल्स हैं, अब ये हमने खेला, हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। सुना आपने कि बच्चे हों या असातिज़ा सब बड़े खुश हैं और एक माहौल को एंजॉय करें। उनका कहना है कि ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी होने चाहिए, मौके मिलने चाहिए, ग्राउंड की फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, यकीनन बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। जी।